अस्सलाम वालेकुम। टीम टिकटिकी आज पहुंची है खलीलुर रहमान कमर के घर और जानेंगे कि मेरे पास तुम हो के बाद कौन सा ब्रेक थ्रू वो लेकर आ रहे हैं और मीडिया इंडस्ट्री में अब क्या होगा। आइए चलते हैं। अगर आप खुद को डिफाइन करें, खलीलुर रहमान कमर को डिफाइन करें, तो कैसे करें? A man who is blessed, born blessed. And I remember when I was a child, I knew Allah has given me a lot. खलीलुर रहमान कमर अगर एक राइटर ना होता तो क्या होता? ये तो हादसा निकल जाएगा तुम्हारा। मैं गुंडा होता शायद, छोटा मोटा गुंडा था उस वक्त में शादबाग का, तो बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े करता था। लेकिन मेरा ख्याल है आई वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, टॉपर्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। So I was a very successful banker too, and perhaps I would have been a banker. सर, जानना चाहूँगी कि आपने गुंडागर्दी का जिक्र कर ही लिया, तो कोई बचपन का वाकया, किसी को मारा हो तो वो भी शेयर कर। को नहीं मारा, बल्कि मैं आई टुक माय सन वन डे, हम वहाँ पे जिले के नान छोले खाने के लिए जाते हैं, तो मैं वाज टेलिंग हिम, वो ज़रा मॉर्स्कॉड बच्चा है, तो मैंने कहा यार यहाँ जो आदमी मुझे देखकर मुँह फेर लेना, समझो उसकी पिटाई लगी हुई है मुझसे। तो ये तो नोटिस ना किया उसने, तो जिले के बारे में बताया कि वो बहुत पहचानता है मुझे बड़ी अच्छी तरह। तो अल्लाह गरी की रहमत करे, जिला अब हयात नहीं है। तो मैं गया तो जिला डिडंट लुक एट मी इवन। तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि लो आप तो बड़ी ढींगे मार रहे थे, उन्होंने तो पहचाना नहीं आपको। तो मैं कहा जिले, कहता हाँ। और मैंने कहा तेरा भतीजा कह रहा तू पछाणिया नहीं मैनू, कहना एक तेरे को मार खाई है, दूजा तेरे पछाड़ी है। स्कूल से आपकी कंप्लेंट्स आया करती थी? हाँ, स्कूल नहीं जाया करता था, भाग जाता था रिसर्च में ना। कंप्लेंट्स ऐसा सच नहीं होती थी, मैं जाता नहीं था स्कूल, झूठ बोलता था सुबह कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। और इस बात पर रोता था। उसके बाद अब्बा कहते थे अच्छा दर्द हो रहा है, ओके स्टे। अब मैं इस बात पे रोता था कि यार ये तो मुझे पता है ना कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, इनको तो पता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो वाई दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, यू नो। तो फिर कोई 10-11 बजे अब्बा पूछते थे हाँ दर्द ठीक हुआ, मैं कहता ठीक हुआ, चलो फिर स्कूल चलो। तो अब्बा मुझे 11 बजे भी स्कूल छोड़ाते थे। अच्छा। आपने कहा कि आप एक बैंकर होते, तो बैंकिंग, या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि बैंकिंग में तो आप थे, वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में आप आए, क्या चीज़ आपको इस तरफ ले आई? क्या चीज़? अल्लाह। और क्या, जिसने मुझे दे के भेजा हुआ था। I was a born writer. When I had the pen first time in my hands, I was a writer. तो जिसने मुझे देकर भेजा हुआ था इतनी बड़ी अता के साथ, तो उसने मुझे लेके नहीं आना था, वही लेके आया। मेरा इट वॉज नॉट माई डिसीजन एट ऑल। मेरी बीवी तो मानती नहीं थी कि लेख के पैसे भी कमा सकता है। अच्छा, एक भरपूर सलाहियत वाला शायर भी आपके अंदर छुपा हुआ है, और ड्रामा नगारी क्योंकि मैं समझती हूँ टाइम टेकिंग है, तो क्या आपकी शायरी में इससे कोई कमी पेश आई या आपके लिखने में कहीं कोई रुकावट बनी? मेरे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी तौर पर आई एम ए पोएट। तो कमी उस शायरी ने मुझे इतना एडवांटेज दिया कि मेरे डायलॉग में रिदम आया, और मैं अक्सर ये कहा भी करता हूँ कि मेरा सीन लीजिए, हारमोनियम लीजिए और बजा लीजिए, मेरा सीन पूरा रिदम में होता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पोएटिक एलिमेंट विच अल्लाह हैड गिवन मी फर्स्ट बिफोर आई कुड राइट ड्रामा। ड्रामा तो मैंने महीना डेढ़ बाद में लिखना शुरू किया, पहले तो शायर था मैं। खलीलुर रहमान कमर साहब के कुछ अशार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये मेरे मशहूर तरीन गाने के पहले 2 अशार हैं। गाना 2000 ग़ालिबन 9 में लिखा गया या 11 में लिखा गया, लेकिन ये 2 अशार मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था उस वक्त के। यही मैं जानना चाह रही थी कि इतने इंटेंस अशार आपने कहे, क्या बैकग्राउंड है इसका? ये तो अल्लाह के पास जाएंगे हम दोनों, वहाँ सवाल करेंगे। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा।
और एक गज़ल थी, जब ये राहत साहब गाना गा रहे थे तो इनका फ़ोन आया मुझे। उस वक्त तक मैं राहत से मिला नहीं हुआ था ज़ाती तौर पे। तो उन्होंने मुझे कहा, खलील साहब ये इतना बड़ा गाना है तो पीछे आलाप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर मुझे 2 अशार मिल जाएं। तो मैं उस वक्त प्यारे अफजल का कोई मेरे ख्याल में 21वां एपिसोड लिख रहा था, तो वो ऑन एयर भी था साथ। तो मैंने रोका उसको और मैंने कोशिश की लिखने की, और मैंने कहा हमिंग सुना दो मुझे ताकि वज़न हो जाए। 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमिंग सुनाई गई। मैं घंटा भर कोशिश करता रहा, नाकाम हो गया। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा दोबारा हमिंग सुनाए। उन्होंने दोबारा हमिंग सुनाई तो मैंने अपनी पुरानी गज़लों को ढूंढना शुरू किया जो उसके वज़न पर आती थी। तो ये गज़ल निकली, और इसके 2 अशार मैं और भी सुना देता हूँ जो कम लोगों को मालूम है। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा, यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, फिर मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। आपके ड्रामाज में सेंसेशन और फिक्शन भी देखी गई, बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से उसको पजीराई भी मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेवे दास्तां के लिए? मैं जहाँ ड्रामा, बल्कि मेरा एक सीरियल था ज़रा याद कर, उस पर आज तक मेरा और बड़ी मेरी अजीज़ दोस्त हैं, वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और बहुत बड़ी वो प्रोड्यूसर भी हैं और चैनल भी रन करती हैं, मोमना दुरैत। उनसे मेरा आज तक इस बात पे शदीद समझिए सर्द जंग है कि मैं उसका 22वां एपिसोड पे उसको वाइंड अप करना चाहता था, और शी वांटेड कि मैं एपिसोड बढ़ा दूं। बल्कि उन्होंने डायरेक्टली मुझसे नहीं कहा था, मेरे प्रोड्यूसर को कहा। आई वॉज नॉट रेडी टू। उन्होंने फिर ये गलती की कि 5-6 एपिसोड खुद लिख लिए, और वही 5-6 एपिसोड उस ड्रामे को बर्बाद करके चले गए। वो सुपर हिट सीरियल था। आपके कौन से ड्रामा का रिस्पांस ज़्यादा अच्छा था, प्यारे अफजल या मेरे पास तुम हो का? देखिए, प्यारे अफजल का में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज था जब मेरे पास तुम हो चला है। तो उसका भी आखिरी एपिसोड हमने सिनेमा में चलाया था, लेकिन वो 1-2 सिनेमा में था, और वही रिस्पांस था जो मैंने हाल देखा था सिनेमा में। मेरे ख्याल में हम उस वक्त भी इतने ही सिनेमाज में चला देते, तो मेरे ख्याल में यही रिस्पांस होता। मेरे पास तुम हो ने लोगों को रुला रखा है अभी तक। जब वो ये एपिसोड लास्ट देखते हैं, दे गेट टची, दे गेट सेंटी। तो आप आगे भी कोई इस तरह का मेजर क्रिएशन लाने वाले हैं कोई? देखो, इसे जब ड्रामा लिखा जाता है ना, आप सिर्फ, मैंने जब भी लिखा इतनी ही ऑनेस्टी के साथ लिखा जैसे मैंने मेरे पास तुम हो को लिखा। लेकिन जब मैं मेरे पास तुम हो लिखा था तो मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि इसको मैंने बहुत आसान लिखा है, और इसके डायलॉग्स बड़े डाइजेस्टिबल हैं, दे पेनिट्रेट। ये नहीं मालूम था कि वो पता नहीं परवरदिगार को क्या बात पसंद आ गई, और कबूलियत यहाँ तक हुई कि आप सब लोगों ने ये आलम होते हुए देखा। अगर मुझे एज अ राइटर सोचना हो कि कोई ऐसा ड्रामा होगा मेरा जो इसके रिकॉर्ड को भी बीट कर सकता है, तो 2 सीरियल हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ। और मज़े की बात है कि दोनों परहैप्स एक ही वक्त में लिखे हुए हैं, एक 8 साल पहले एक, और एक 9 साल पहले। एक है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा है आई एम सॉरी हसन। आई एम सॉरी हसन और समझौता एक्सप्रेस में इतनी ही पावर है, इफ़ दे आर मेड वेल एंड परफॉर्म्ड वेल, लाइक माई एक्टर्स डिड इन मेरे पास तुम हो एंड माई डायरेक्टर डिड इन मेरे पास तुम हो, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो इसको बीट कर सकता है। टीवी ड्रामा दस्तक और दरवाज़ा से करियर का स्टार्ट, एक हसीन कोई याद आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे लिए हसीन बस यही होता है कि काम ख़त्म हो जाए। अकम्पलिशमेंट इज़ द ब्यूटी इन द वर्क, वरना हसीन यादें कम हैं।
चूँकि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ तो मेरी डिमांड भी होती है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मतलब आई ट्राई टू, मैं ना हो सकूँ मुझे उसकी माफ़ी दीजिएगा, बट आई ट्राई टू डू थिंग्स परफेक्टली वेल। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम माई एक्टर्स, फ्रॉम माई स्टाफ, कि दे शुड डू इट इन अ वेरी परफेक्ट वे एंड इन अ वेरी ऑनेस्ट वे। तो उसके लिए आई गो टू एनी लेंथ। अगर कोई उस परफेक्शन पे पूरा नहीं उतरता और रीटेक्स लेता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? इस पे कभी गुस्सा नहीं करता, नेवर। आप 200 रीटेक्स थे, आप मुझे कह दीजिए 20 शॉट में कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं कल कर लूँगा शूटिंग, लेकिन पूरा आपने करना है वहीं जो मुझे चाहिए।